डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 9। अगली सुबह अंबर की सुबह हर रोज जैसी नहीं थी। आज सालों बाद अंबर खुली हवा में धूप की किरणों को देख रही थी। इन सालों में उसने कैसी जिंदगी जी थी ये सिर्फ वही जानती थी। हर रात उसने जेल में जहन्नुम की तरह बिताई थी। जो कुछ उसके साथ वहां हुआ था उसने पिछले 3 सालों से उसे सोने नहीं दिया था। पिछले 3 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं थी जब वह चैन से सोए हो। जेल में बीता हर लम्हा, हर याद आज भी किसी साए की तरह उसका पीछा कर रही थी। हर रात की तरह अंबर पूरी रात नहीं सोई थी। सारी रात आंखों में बीता कर सुबह के 4 बजे जैसे ही उसकी आंख लगी को थी कि अपने रोजमर्रा के रूटीन की वजह से उसकी नींद वापस से खुल गई। अंबर झट से उठकर हाथ मुंह धो लिया और वहां से सामने बने छोटे से छत पर आ गई। सालों बाद खुली हवा और सुबह की ताजगी देख उसके सख्त हुए चेहरे पर हल्की सी सुकून की लकीर खींच गई। उसने जल्दी से अपने आधे लंबे और आधे छोटे हुए बाल समेटे और अपनी कराटे की प्रैक्टिस करने लग गई। पिछले 3 सालों में अंबर ने एक दिन भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। 3 साल पहले जेल में शुरू की गई ये आदत उसने आज भी जारी रखी थी, और जिसे जारी रखने के पीछे की वजह भी उसकी अपनी थी। 3 साल पहले मीरा ने उसे बचाने के लिए अपनी जान नहीं गंवाई होती, और बचाया नहीं होता तो वह कभी भी उस जेल की कैद में सर्वाइव नहीं कर पाती। उस रोज हुई उस घटना ने अंबर को न सिर्फ लड़ना सिखाया बल्कि ये सबक भी सिखा दिया कि अपने लिए लड़ना कितना जरूरी है। और वो दिन था, और आज का दिन था, फिर अंबर को छूने की कभी किसी ने हिम्मत नहीं की। और दूसरा कारण ये भी था कि जिस लड़ाई के लिए वह खुद को तैयार कर रही थी वह जल्द ही शुरू होने वाली थी, और उसके लिए उसका मजबूत होना बहुत जरूरी थी। रोजाना की तरह उसने आज भी 1 घंटे अपनी प्रैक्टिस खत्म की, और प्रैक्टिस खत्म होते ही अपना नहाना धोना कर दादी और दादाजी की एक चाय के साथ वह तैयार हो गई। अंबर तैयार होकर बाहर आई तो दादी ने उसे रोक दिया। उसे दरवाजे से बाहर जाते देख उन्होंने आवाज दे दी, बेटा तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? कम से कम नाश्ता करके तो जाओ। ये कहते हुए दादी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्हें अपने सामने देख अंबर चुप हो गई। कैसे कहती कि वह उनके घर से बिना बताए जा रही है ताकि जॉब की तलाश कर सके, मगर इतने बड़े शहर में जॉब मिलेगी भी या नहीं जिसकी उसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, और इस तरह बिना पैसों के दादी के घर पर रहना उसके स्वाभिमान को गंवारा नहीं था, इसीलिए बिना कुछ कहे जा रही। अंबर को चुप देख दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और ले जाकर उसे छोटे से टेबल पर बिठा दिया। चल थोड़ा नाश्ता कर ले फिर जाना बाहर, इस तरह बिना खाए बिना कहाँ घूमेगी दिन भर, दादी ने बड़े मान से कहा। उनकी बात सुन अंबर चाह कर भी मना नहीं कर पाई। उसने दादी का सर्व किया थोड़ा सा पोहा खाया और उनको थैंक यू बोलकर वह वहां से जॉब की तलाश के लिए निकल गई। उस दिन उसका दिन अच्छा था या किस्मत पता नहीं, पर उसकी किस्मत से उसे एक बड़े से 5 स्टार होटल में क्लीनर की जॉब मिल गई। हालांकि इस काम को करना फिलहाल के लिए उसकी जरूरत थी, जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता उसका छुपे रहना उसके लिए जरूरी था, इसीलिए अंबर ने उन्हें हाँ बोल दिया। होटल वालों ने अंबर को एक शर्त पर जॉब दी थी कि उसे उसी वक्त से ज्वाइन करना होगा। उनके होटल में किसी बड़े फंक्शन की वजह से उन्हें स्टाफ की कमी पड़ रही थी, और यही देखकर उन्होंने अर्जेंटली में अंबर को जॉब पर रख भी लिया था। अंबर को इस बात से कोई एतराज नहीं था, उसके लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसा था। अंबर जल्दी से कपड़े चेंज कर क्लीनर के कपड़े पहनकर आ गई। क्लीनर के स्टाफ में टोटल 7 लोग थे, 6 पहले से थे और 7वीं अंबर थी। अंबर के अलावा उस स्टाफ में सब 40-50 साल की 4 औरतें थीं। इसी उम्र के 2 आदमी थे। अंबर को देख पहले तो उनके लिए भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसकी उम्र 23-24 साल से ज़्यादा नहीं थी, पर फिर अंबर का हुलिया, उसके हाथ पैरों पर चोट के निशान देखकर सबको यही लगा कि वह कोई गरीब बेसहारा लड़की है, इसीलिए शायद उसे काम की ज़रूरत है। अंबर ने अपनी एक्चुअल चेहरा छुपाकर खुद को अजीबो गरीब चेहरा बनाए हुए थी। बिखरे कली बाल, उस पर एक मोटे फ्रेम का चश्मा लगाए हुए थी, और चेहरे और हाथों पर चोट के निशान उसे पहचान पाना भी मुश्किल था कि यही अंबर दीवान है जो दीवान एम्पायर की कभी ओना हुआ करती थी। अंबर ने किसी से ज्यादा बात नहीं की, वह चुपचाप अपने काम में लग गई। वह अपनी सफाई में लगी हुई थी कि मैनेजर ने किसी को रूम नंबर 2005 में अर्जेंटली जाने को कह दिया। उस वक्त सब लोग काम में उलझे हुए थे। नीचे स्टाफ में सिर्फ अंबर के अलावा कोई नहीं था। मैनेजर की बात सुन अंबर ने अपना क्लीनिंग सामान उठाया और वीआईपी रूम्स की तरफ चली गई। अंबर रूम 2005 पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा पर नॉक किया, अंदर आ रही हंसी की आवाज ने उसके कदम दरवाजे पर रोक दिए। अंदर से आ रही हंसी कियारा की थी। उसकी वह हंसी आज भी अंबर के जहन में आज भी ताज़ा थी। अंबर ने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो कियारा और उसके कुछ दोस्त बैठे मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे।
आज 3 साल बाद फिर एक बार कियारा को अपने सामने देख अंबर का सारा गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया। वह गुस्से से मुट्ठी बंद कर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। वह कमरे के बाहर पहुंची ही थी कि कियारा की दोस्त के एक सवाल ने अंबर के कदम वहीं रोक दिए। कियारा, यार कांग्रेचुलेशन, फाइनली आज तेरी सगाई होने ही वाली है। वैसे मानना पड़ेगा आखिर तूने शौर्य को अपने जाल में फंसा ही लिया। मुझे लगा नहीं था शौर्य ठाकुर जैसा लड़का इतनी आसानी से तेरे झूठ में फंस जाएगा, पर वो तो सिली निकला। वह हंसी के ठहाके के साथ बोली। ओ कम ऑन टीना, तुझे पता नहीं मैंने कितने पापड़ बेले हैं उस शौर्य को अपना बनाने में। पर जो भी है आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी उससे से सगाई होने जा रही है। बस एक बार ये सगाई हो जाए फिर उसके बाद उसे तो मैं ऐसा फंसाऊंगी कि वह उम्र भर याद रखेगा, कियारा ने हंसते हुए कहा। उन दोनों की बातों से अंबर के हाथ से वाइपर नीचे गिर गया। इससे पहले अंबर संभाल पाती गिरने की आवाज से वो तीनों बाहर आ गई। कियारा की नज़र उस पर पड़ी तो वह जोर से चिल्ला उठी, तुम। एपिसोड 10। कियारा अंबर को देखकर चिल्ला गई। उसका चिल्लाना सुन अंबर को लगा वो पकड़ी गई और उसका प्लान फेल हो गया, पर अगले पल कियारा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हे यू क्लीनर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ खड़ी हमारी बातें सुन रही थी? सच सच बताओ, क्या सुना तुमने? अगर तुमने सच नहीं बताया तो अभी तुम्हारी कंप्लेंट कर तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी, कियारा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अंबर ने कियारा की बात सुनी तो उसकी जान में जान आई। वह लंबी सी सांस मन ही मन थैंक गॉड कहते हुए सिर झुकाए उससे माफी मांग ली। आई एम सॉरी मैम, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ। इस कमरे में बोलने की आवाज़ सुनी तो सोचा आपसे पूछ लूँ कि कहाँ सफाई करनी है, अंबर ने अपनी आवाज़ भारी करते हुए कहा। कियारा ने अंबर की आवाज़ सुनी तो उसकी नज़र एकदम से अंबर पर चली गई। वह घबराहट में ऊपर से नीचे तक अंबर को घूरने लगी, लेकिन फिर खुद ही नॉट पॉसिबल कहते हुए नॉर्मल हो गई। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो और सारा काम अच्छे से करना। कमरा एकदम साफ होना चाहिए, शौर्य को गंदगी से एलर्जी है। अंबर को एक नज़र दोबारा घूरते हुए कियारा ने उसे सफाई करने को कह दिया और खुद अपने दोस्तों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। कियारा के जाते ही अंबर गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास तोड़ दिया। कियारा को देख वह अपने अंदर का सारा कंट्रोल किए हुए थी। जैसे ही वह बाहर गई उसका सारा गुस्सा उस कांच के गिलास में निकल गया। उन कांच के टूटे टुकड़ों से अंबर का हाथ बुरी तरह कट गया, पर अंबर को कहाँ परवाह थी। हाथ में से खून बह रहा था पर अंबर को ना तो बहते हुए खून की परवाह थी और ना ही दर्द। वह बस चुपचाप जाती हुई कियारा को देखे जा रही थी। आई स्वेयर कियारा, एक दिन तुम्हें भी मैं इन कांच के टुकड़ों की तरह बिखेर कर रख दूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हर हिसाब मैं तुमसे लूंगी, अंबर ने आंखों में गुस्सा और नफरत लिए हुए कहा। कुछ सेकंड बाद अंबर एकदम से नॉर्मल हो गई। उसने अपने हाथ पकड़े उन टुकड़ों को डस्टबिन में डालकर अपना हाथ पानी से धो लिया और उस पर रुमाल लपेटकर नीचे गिरा वाइपर उठा लिया। अंबर कमरे की सफाई कर सारा सामान समेटे जैसे ही बाहर निकली तो अचानक से किसी से टकरा गई, जिससे उसके हाथ से पका हाउसकीपिंग ट्राली छूटकर नीचे गिर गई और उसमें भरा सारा पानी पोंछे के साथ जमीन पर आकर बिखर गया। एक नज़र फर्श पर गिरे पानी को देखने के बाद अंबर ने जैसे ही सॉरी कहने के लिए उसकी तरफ नजरें उठाई तो सामने एक 3 पीस सूट पहने खड़ा लड़का उसे घूर रहा था, ऐसे जैसे खा जाने वाला हो। उसे इस तरह गुस्से में देख अंबर ने जैसे ही सॉरी बोलना चाहा उससे पहले ही वह आदमी अंबर पर बरस पड़ा। व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है ये? और तुम देखकर नहीं चल सकती? तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? तुमने राजवीर ठाकुर का ड्रेस खराब किया है, तुम्हें कीमत पता है इसकी? वह अंबर पर चिल्लाता हुआ बोला। उसकी बात पर अंबर ने उसे सॉरी बोल दिया। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। अंबर ने दूसरी बार सॉरी बोलना चाहा पर इस बार भी उसने अंबर की बात सुने बिना बीच में ही रोक दिया। क्या सॉरी? हाँ, तुम्हारे सॉरी से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जानती हो तुम्हारी वजह से कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन खराब हो गया मेरा, इसकी भरपाई कौन करेगा? उस लड़के की नॉन स्टॉप बकवास सुन अंबर के लिए उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वह गुस्से से मुट्ठी बंद कर शांत रहने की कोशिश किए जा रही थी, मगर उसके शांत रहने का उल्टा ही असर हो गया। अंबर को शांत खड़े देख वह और जो भड़क गया। एक तो तुम्हारी गलती है और तुम सॉरी बोलने के बजाय मुझे घूर रही हो। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, कहते हुए वह अंबर का हाथ पकड़े उसे वहां से दूसरी तरफ खींच लेकर चला गया। उसे इस तरह जबरदस्ती अपना हाथ खींचते देख अंबर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उस लड़के की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हाथ छूटा ही नहीं। उसे हाथ न छोड़ते देख अंबर जोर से चिल्ला गई। क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़ो मेरा अदरवाइज, अंबर ने उसे वार्न करते हुए कहा। मगर अंबर की वार्निंग का उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वह और एरोगेंटली उसका हाथ पकड़े खड़ा हो गया। उसका ये एरोगेंट एटीट्यूड देख अंबर ने अपना हाथ जोर से झटक दिया। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, वरना, अंबर ने सख्त लहजे में कहा।
उस आदमी की बदतमीजी से अंबर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। वो तो अच्छा था कि जॉब का पहला दिन था और अंबर पहले दिन कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश थी। वरना क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो द सुपरस्टार राजवीर ठाकुर को? जानती हो मैं कौन हूँ? उसके मुंह से उसकी अपनी ही तारीफ सुनकर अंबर को इस पर टॉन्ट करने का मन कर रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल कर जवाब दिया, जी नहीं सर, मैं आपको नहीं जानती। देखिए सर, मैं पहले ही आपसे सॉरी बोल चुकी हूँ, फिर भी दोबारा कह रही हूँ आपको कंपनसेट करने के लिए। तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर आप चाहते हैं तो मैं आपका सूट क्लीन करवा सकती हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, और वैसे इसमें आपकी गलती थी, मेरी नहीं। अंबर की बात पर वह हंसने लग गया। वह हंसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम क्लीन करवाओगी? तुम्हें पता है इस सूट की कीमत क्या है? जी नहीं सर, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, बस आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे काम है। अंबर ने पीछा छुड़ाने की उससे कहा, पर वह जबरदस्ती अंबर का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए हॉल में लेकर आ गया। वहां हॉल में सब फंक्शन चल था, बहुत से फैमिली गेस्ट वहां आए हुए थे। अचानक से सबने राजवीर ठाकुर को किसी लड़की का हाथ पकड़े वहां आते देखा तो हैरान रह गए। वहीं हॉल में तनिष्का भी खड़ी थी। तनिष्का राजवीर की रियमूर वाली गर्लफ्रेंड थी। तान्या ने राजवीर को किसी लड़की के साथ आते देख वो उसकी तरफ आ गई। राज, ये क्या कर रहे हो तुम, और ये लड़की कौन है? तनिष्का ने अंबर को घूरते हुए सवाल किया। कॉल योर मैनेजर राइट नाउ, उसने तनिष्का को जवाब दिए बिना स्टाफ की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुन वहां खड़े स्टाफ में से एक लड़का भागता हुए मैनेजर को बुलाने चला गया। कुछ ही मिनटों में मैनेजर वहां आया तो राजवीर को गुस्से में देख उसने पोलाइटली पूछा, सर इज देयर एनी प्रॉब्लम? मिस्टर वर्मा, आप होटल में किस तरह का स्टाफ रखा हुआ है? क्या आपके होटल का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि आपने ऐसे लोगों को यहाँ रखा हुआ है जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है? आई एम सॉरी सर, बट हुआ क्या है? क्या इस लड़की से कोई गलती हो गई है? सर, ये लड़की आज ही यहाँ आई है, शायद इसे पता नहीं होगा। इसकी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैनेजर वर्मा ने माफ़ी मांगते हुए कहा। मैनेजर की बात पर राजवीर ने अपने जोर से चिल्लाते हुए अपने गार्ड्स को आवाज़ दे दी। उसकी आवाज़ देते ही दो गार्ड्स आकर यस सर कहते हुए उसके सामने खड़े हो गए। इसे ले जाकर बाहर फेंक दो, और ज़्यादा कुछ करे तो पुलिस को कॉल कर देना, और हाँ, दोबारा ऐसे लोगों को अंदर मत आने देना। राजवीर ने अंबर का हाथ पकड़े उसे गार्ड्स की ओर धक्का दे दिया। उसके धक्का देने से अंबर सीधे जाकर दीवार से टकरा गई। वह इतनी जोर से टकराई कि अंबर के सिर पर चोट लग गई। एक सेकंड के लिए तो उसका सिर चकरा गया। उस लड़के की बदतमीजी अंबर के बर्दाश्त के बाहर हो गई। अब तक वह अपनी जॉब की वजह से चुप थी, पर इस तरह इंसल्ट बर्दाश्त वह नहीं कर सकती थी। उसकी ये बदतमीजी देख अंबर की आंखों के सामने शौर्य, कियारा, पुलिस स्टेशन, सारी इंसल्ट उसके जहन में घूमने लग गई। अंबर ने जो कुछ बर्दाश्त किया था, उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत उस एक पल में उसकी आंखों के सामने आ गई। वह जमीन से उठकर राजवीर के सामने आकर खड़ी हो गई। अगले पल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। सब के सब आंखें फाड़े उन दोनों की तरफ देख रहे थे। वह समझ पाते इससे पहले अंबर चिल्ला गई, आई सेड सॉरी, पर लगता है तुम्हें बात समझ में नहीं आई। और क्या कहा तुमने? मुझे बदतमीज? सच में, पर जो मैंने किया उसे तमीज कहते हैं, और जो तुम कर रहे हो उसे कहते हैं असल बदतमीजी। और एक बात, अंधी में नहीं तुम हो जो वहां अंधों की तरह सामने से चलकर आ रहे थे। जस्ट बिकॉज मैं कुछ नहीं कह रही तुमने मुझे सबके सामने यूं ह्यूमिलिएट करोगे क्योंकि तुम्हारे पास पावर है और मैं एक क्लीनर हूँ। सुनो मिस्टर, तुम्हारा नाम जो भी, मुझे लेना देना नहीं है, पर मुझ पर ऐसे चिल्लाने का हक किसी के पास नहीं है। आई बात समझ में? अब मेरे रास्ते से हटो और जाकर अपनी कीमती ड्रेस साफ करवाओ, वरना दाग रह गया तो उस दाग की तरह तुम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अंबर ने शेरनी की तरह गुस्से से जवाब देकर मैनेजर की तरफ पलट गई। 3 साल पहले की अंबर होती तो शायद वह मुस्कुराते हुए बिना गलती के भी सॉरी बोल देती, पर आज जो अंबर थी वह सब कुछ बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में जो सबक सीखे थे उसने उन्हें बर्दाश्त करना नहीं, जवाब देना सिखाया था। अंबर ने मैनेजर को सॉरी बोल अपनी ड्रेस से बैच निकाल कर टेबल पर रख दिया और वहां से बाहर निकल गई। वह होटल से बाहर निकलकर लॉन में पहुंची ही थी कि पीछे से किसी की आवाज आ गई, अंबर दीवान। एपिसोड 11। उस आवाज को सुनकर अंबर के कदम वहीं पर ठहर गए। अंबर ये आवाज कभी नहीं भूल सकती थी। वह बिना देखे भी बता सकती थी कि वो किसकी आवाज थी। अंबर को शांत खड़े देख शौर्य अंबर के सामने आकर खड़ा हो गया। पूरे 3 साल बाद अंबर को अपने सामने देखकर शौर्य की आंखें बड़ी सी हो गई। वह अंबर को वहां देखकर पूरी तरह शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल बाद वापस इंडिया में कदम रखते ही वह फिर से अंबर से टकरा जाएगा।
वह जैसे ही यहाँ आया तो होटल स्टाफ को सामान कमरे में ले जाने को कहकर वह बाहर ही फोन पर बात कर रहा था। अचानक से उसने अंबर के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह अपना फोन कट कर अंदर की तरफ दौड़ गया। उसने अंदर आकर देखा तो सामने एक लड़की क्लीनर के कपड़े पहने राजवीर पर चिल्ला रही थी। उसे देख शौर्य को लगा ही नहीं कि वह अंबर है। वह अंबर से बिल्कुल अलग लगती पर उसका दिल उसे अंबर के होने का एहसास करा रहा था। मगर उसी पहले कि वह अपना डाउट क्लियर कर पाता सामने खड़ी लड़की बैच निकाल कर बाहर की तरफ चले गई। उसे जाते देख शौर्य उसके पीछे पीछे बाहर की ओर दौड़ गया। जैसे ही वह बाहर आया उसे गेट से बाहर जाते देख उसने आवाज दे दी, अंबर दीवान। शौर्य को इतने सालों बाद अपने सामने देखने अंबर के कदम लड़खड़ा से गए। उसके अंदर की नफरत, उसका गुस्सा, सब कुछ एक पल में उसके आंखों के सामने आ गया। उसे लगा वह अपना आपा खो देगी पर अगले पल उसने अपने इमोशन कंट्रोल कर खुद को शांत कर लिया और अजनबियों की तरह शौर्य की तरफ मुड़ गई। क्या आप मुझे आवाज दे रहे हैं? सॉरी पर मैं वो नहीं हूँ जिसे आप आवाज दे रहे हैं, अंबर ने जवाब दिया। अंबर की इंडिफरेंट आंखें उसकी आवाज सुन शौर्य के बढ़ते हाथ बीच में ही रुक गए। वह अंबर के चेहरे की तरफ देखने लगा। अंबर की आंखों में अजनबीपन, एक अनजाना सा एहसास देख शौर्य के कदम लड़खड़ा गए। आई एम सॉरी, मुझे लगा आपको मैं जानता हूँ, शौर्य ने कांपती आवाज में कहा। शौर्य की घूरती नजरें उसका सवाल सुन अंबर की आंखों में उसका गुस्सा और दर्द उतर आया। उसने मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर जवाब दिया, जी नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ, अंबर ने धीरे से कहा। ओह, वैसे जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? नहीं, अंबर शौर्य को सीधा सा जवाब देकर पलट गई। शौर्य खड़ा अंबर को बस जाता हुआ देखता रहा। उसका मन कह रहा था कि कुछ तो अपनापन है इस लड़की के साथ, उसे पहचाना सा एहसास हो रहा था। पर सामने खड़ी लड़की, उसकी इंडिफरेंट आंखें बिल्कुल अलग थी। वह वो अंबर कैसे हो सकती थी जिसकी आंखों में उसे अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आता था, जबकि उस लड़की की आंखों में तो अजनबीपन के सिवाय कुछ नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अंबर नहीं हो सकती। जिस अंबर को दीवान को मैं जानता हूँ उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार रहता था। ये वो अंबर दीवान हो नहीं हो सकती जिसे मैं जानता हूँ। शौर्य खुद ही डिनायल स्टेट में था, ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अंबर उससे प्यार करना छोड़ सकती है। पिछले 3 सालों में उसने लाखों बार इस हकीकत को लेकर खुद से सवाल किए थे। इन 3 सालों में उसने हर रात अंबर की रोती और सवाल करती आंखों को के साथ गुजारे थे। उसे लगा था शायद वह अंबर को भूल जाएगा, पर वह उसे चाहकर भी कभी नहीं भूला पाया। ऐसा नहीं था, उसने कोशिश नहीं की, उसने बहुत कोशिश की। अंबर की यादों, उसके सवालों से दूर भागने की कोशिश की, यहाँ तक कि वह अंबर के जेल जाने के दूसरे दिन ही इंडिया से यूएसए के निकल गया। इन 3 सालों में एक भी बार नहीं था लौटा, ना कभी यह जानने की कोशिश की कि अंबर जेल में कैसी है, वह किस हाल में है, जिंदा है या नहीं, कुछ नहीं। कई बार तो वह उसके ख्यालों से परेशान होकर खुद को कमरे में कैद कर लेता था, दिन रात खुद को काम में इस तरह व्यस्त रखता कि उसे अंबर की याद ना आए। बीते कुछ सालों में कुछ हद तक ही सही वह कामयाब भी हो गया था, मगर फिर वापस उस शहर लौटकर इसकी सारी यादें जैसे वापस आई। शौर्य ने अपने दिल में छुपी मोहब्बत और नफरत के साए में पूरे 3 साल बिता दिए और आज वापस लौटा भी था तो सिर्फ घरवालों और कियारा के फोर्स करने पर, सगाई के लिए। अंबर शौर्य को छोड़कर वहां से बहुत दूर निकल आई। वह इतनी तेजी से वहां से भागकर निकली कि उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वह बस जल्द से जल्द शौर्य के साए से दूर चले जाना चाहती थी। उस होटल से काफी दूर, कुछ दूर आकर अंबर के कदम कमजोर पड़ गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह और चल सके। वह लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गई। अंबर सड़क के किनारे बनी उस बेंच पर बैठे अंबर की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू की एक बूंद निकल पड़ी। अपने आंखों से गिरती उस बूंद को पोंछ अंबर के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट उभर गई। कितना अजीब था, उसके लिए कभी जिस इंसान से उसने बेपनाह मोहब्बत की थी, आज उसके लिए नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। उसके लिए जो प्यार, जो जुनून कभी उसके दिल में हुआ करता था, वह उसने ही बड़ी बेदर्दी से खत्म कर दिया। शौर्य की नफरत, उसके एक गलत फैसले ने अंबर की सारी खुशियां छीन ली। उसने शौर्य के वजह से बहुत कुछ खोया था, अपना घर, परिवार, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ। इन 3 सालों में उसने जेल में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, या कहे एक जहन्नुम भरी जिंदगी जी थी। उसके शरीर के हर जख्म, हर घाव उस जिंदगी के सबूत थे शौर्य के गुनाहों के और अंबर की शौर्य के लिए नफरत के। उसने बेकसूर होते हुए भी सिर्फ शौर्य की नफरत की वजह से अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 3 साल जेल में गुजार दिए थे। जेल में गुजरा एक दिन उसकी कड़वी यादों की पिटारा था और उस कड़वी यादों की सबसे बड़ी वजह उसकी मीरा थी। उसने अपनी बड़ी बहन जैसी मीरा को खोया था, जिसने उसके सबसे बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। अंबर के जहन में मीरा की आवाज़ें, उसकी चीखें अब भी ताज़ा था। उसके आखिरी शब्द जो उसने मरते वक्त कहे थे, उसके दिल के सबसे बड़े जख्म थे। मीरा ने उसे और समर को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। वह नहीं होती तो शायद अंबर पुलिस वालों की टॉर्चर के आगे हिम्मत तोड़कर कब के मर चुकी होती।
अंबर के लिए वह सिर्फ उसकी बड़ी बहन जैसी ही नहीं थी बल्कि उसकी गुरु भी थी, जिसने उसे हिम्मत करना, डटकर सबका सामना करना सिखाया था, उसे लड़ना सिखाया था। पर उसकी जान बचाने के चक्कर में वह खुद अपनी जिंदगी की जंग हार गई। बहुत बहादुर थी मीरा और बहादुरी से लड़कर अपनी जिंदगी की जंग हार गई, पर अंबर के लिए बहुत बड़ा सबक छोड़ गई। मीरा की यादों ने एक बार फिर अंबर को आंखें नम कर दी। वह गहरी सी सांस लेकर वहां से बिना मुड़े सीधे होटल से बाहर निकल गई। एपिसोड 12। शौर्य अब भी वहीं पर खड़ा था। वह पिछले 10 मिनट से वहीं खड़ा गेट की तरफ देखे जा रहा था। काफी देर तक वह खड़ा रहा। जब थोड़ी थकान महसूस हुई तो जाने के लिए पलट गया। शौर्य जैसे ही पलटा, उसके पैरों से किसी चीज को टकरा गई। टकराने की आवाज सुन शौर्य ने नीचे देखा तो उसके पैरों में एक पेंडेंट पड़ा हुआ था। शौर्य ने उसे उठा लिया। उसने उस पेंडेंट को गौर से देखा तो वह एक नज़र में उसे पहचान गया। वह पेंडेंट अंबर का था, जो उसने खुद शादी के लिए प्रपोज करते वक्त गिफ्ट किया था। वह गोल्डन चेन वाला टू हॉट पेंडेंट उसने खुद चूज किया था उसे प्रपोज करने लिए। पर वह यहाँ कैसे आया, उसे समझ नहीं आया। उसने कुछ पल दिमाग लगाया तो उसके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो गई। वह टेढ़ी सी स्माइल लिए उस पेंडेंट को अपनी ब्लेजर की जेब में डाल वहां से अंदर की ओर चला गया। अंदर का माहौल अब तक शांत हो चुका था। राजवीर अंबर के हाथों थप्पड़ खाकर गुस्से से वहां से जा चुका था और धीरे धीरे कर और सब भी अपने कामों में बिजी हो गए। अभी तक किसी ने भी शौर्य को नोटिस नहीं किया था। वह सीधे आते ही अंबर के पीछे चला गया, इसीलिए किसी को भनक भी नहीं लगी कि शौर्य वहां मौजूद था है। नीचे हॉल में कियारा कुछ लड़कियों के साथ खड़ी स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी। इंस्ट्रक्शन कम, उन पर चिल्ला ज्यादा रही थी और स्टाफ वाले बेचारे सिर झुकाए यस मैम कहे जा रहे थे। कियारा को ऐसे धौंस जमाते देख शौर्य की नज़र कियारा पर पड़ी तो वह गंदे से एक्सप्रेशन बनाए पलट गया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे जानता ही ना हो। पिछले 3 सालों से शौर्य ने कियारा से कोई मतलब नहीं रखा। वह बस कहने के लिए उसके साथ था, पर जब भी कियारा कॉल करती या बात करना चाहती वह बिजी होने का बहाना बनाकर उसे टाल देता। यहाँ तक कि वह एक भी बार उससे नहीं मिला था। और जब कियारा उससे मिलने यूएसए पहुंची तो भी वह 10 मिनट मिलकर चला गया। इन 3 सालों में कियारा कहने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर असल में उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं था। वह सिर्फ अपने मरते दादाजी की आखिरी इच्छा के लिए इंडिया आने और शादी के लिए राजी हुआ था। यहाँ तक कि उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी होने वाली दुल्हन कौन है। अगर वह कियारा के लिए गिल्टी नहीं होता तो वह उससे शादी तक नहीं करता। शौर्य जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचा, कियारा की नज़र उस पर पड़ गई। शौर्य को वहां देख कियारा शौर्य चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ गई। जबकि कियारा का चिल्लाना सुनकर भी शौर्य अनसुना कर वहां से लिफ्ट के अंदर चले गया और अपने फ्लो का बटन प्रेस कर डार्क चेहरा बनाए खड़ा हो गया। कियारा जब तक शौर्य के पास पहुंची, शौर्य की लिफ्ट बंद हो गई थी। लिफ्ट बंद होते देख कियारा गुस्से से पैर पटकते हुए लिफ्ट के ओपन होने का इंतजार करने लग गई। शौर्य सीधे अपने कमरे में आकर अपना ब्लेजर और टाई खोलकर विंडो पर जाकर खड़ा हो गया। उसके जहन में अंबर का चेहरा घूम रहा था। जब से उसे अंबर के होने का पता चला वह गुस्सा और परेशान दोनों हो रखा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि अंबर ने उसे बेवकूफ़ बनाया, पर मन में बेचैनी भी थी। उसके मन में बहुत से सवाल थे अंबर को लेकर। उसे जानना था वह जेल से कब छूटी, वह इस हालत में क्यों थी, उसने उसे पहचानने से क्यों इनकार किया। ऐसे बहुत से सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, पर जवाब सिर्फ अंबर के पास था। शौर्य ने अंबर से बात करने का सोचकर मैनेजर वर्मा को कॉल लगा दी। हेलो, वू स्पीकिंग। अपने फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल देख मैनेजर ने सवाल किया। मिस्टर वर्मा, आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर कब से हो गई? उनका सवाल सुन शौर्य ने शार्प टोन में कहा। शौर्य की कॉल टोन सुन मिस्टर वर्मा 1 सेकेंड में पहचान गए। उन्होंने जल्दी से सॉरी बोलते हुए जवाब दिया, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप है। कट द क्रेप और बात ध्यान से सुनो। सुबह वाली उस क्लीनर लड़की को वापस जॉब पर आने को कहो राइट नाउ। अगर वो लड़की मुझे यहाँ नहीं दिखी तो आप जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ, शौर्य ने धमकी देते हुए कहा। मैनेजर ने शौर्य की बात सुनी तो वह थोड़ा हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बिग बॉस अंबर के बारे में क्यों सवाल कर रहे हैं। उन्हें लगा शायद वह अपने भाई के थप्पड़ का बदला लेने के लिए कॉल कर रहे हैं और ये सोचकर वह घबरा गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए जवाब दिया, सर मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। उसने आज सुबह ही जॉब ज्वाइन किया था, अभी तक तो उसने कोई डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं किए हैं। उन्होंने आधा सच आधा झूठ बोलते हुए कहा था। हालांकि ये सच था कि अंबर ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे क्योंकि उसके पास थे नहीं और मिस्टर वर्मा ने उसे बस उसकी हालत और इंसानियत के नाते दे दी थी। यहाँ तक कि उनके अलावा और कोई और अंबर का असल नाम तक नहीं जानता था। शौर्य ने जैसे ही मैनेजर वर्मा के मुंह से यह सुना तो उसने गुस्से से जवाब दिया, आई डोंट केयर आप उसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे बस रिजल्ट से मतलब है और मुझे वह लड़की अगले 1 घंटे में होटल में दिखनी चाहिए, वरना आप अपनी नौकरी खो देंगे। शौर्य ने धमकी देते हुए फोन कट कर दिया।
शौर्य की शाम की सुन मैनेजर वर्मा अपना सिर खुजाते हुए अंबर का नंबर डायल कर दिया। तारांकन। अंबर होटल से निकलकर बेवजह सड़क पर चले जा रही थी। होटल से निकलने के बाद वह दूसरी जॉब की तलाश में थी, पर अभी तक उसे कोई भी जॉब नहीं मिली। इतनी जगह पता करने के बाद भी कुछ न रिजल्ट निकलते देख वह उदास हो गई। वह उदास सी वापस दादी के घर जाने का सोचकर पलट गई। वह वापस जाने को पलटी थी कि उसकी बैग में रखा कीपैड वाला फोन बज उठा, जो आज सुबह ही उसे दादी ने दिया, ये कहकर कि उसे जरूरत पड़ेगी। अंबर के पास ना तो इस वक्त पैसे नहीं थे, ना चाहते हुए भी उसे फोन लेना पड़ा था। अंबर ने अपनी बैग में फ़ोन निकाल कर देखा तो फ़ोन मैनेजर का था। उनकी कॉल देख अंबर ने गहरी सी सांस लेकर फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो अंबर, मैं से बात कर रहा हूँ, मैनेजर वर्मा ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। जी सर बोलिए, मैनेजर की आवाज़ सुनकर अंबर ने कहा। अंबर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें यहाँ कब से ढूंढ रहा हूँ। तो मैं मौके पर कहाँ चले गई, उन्होंने सीधे से सवाल किया। उस वक्त गुस्से में अंबर ने मैनेजर को कुछ बताया भी नहीं कि वह जॉब छोड़कर जा रही है। गुस्सा शांत होने के बाद बताती या ना बताती रही, सही कसर शौर्य ने वहां आकर पूरी कर दी। शौर्य को वहां देखकर अंबर सीधा वहां से निकल आई। सर आपके सामने तो मुझे जॉब से निकाला था, फिर ये सवाल कर रहे हैं। उनका सवाल सुन अंबर ने बात संभालते हुए जवाब दिया। अंबर तुम्हें वापस जॉब पर रख लिया है, बिग बॉस के ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम वापस आ सकती हो। अंबर की बात सुन उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। अंबर ने ये सुना तो थोड़ा चौंक गई। एक सेकंड के लिए तो उसे खुशी हुई, मगर फिर शौर्य के बारे में सोचकर उसने मना कर दिया। बट सर मैं वापस नहीं आना चाहती, उस जगह तो बिल्कुल नहीं जहां ऐसे नवाबजादे हो। देखिए सर, मैं मानती हूँ मेरे पास कोई डिग्री कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। फिर भी आपको ऐसे जिल्लत सहनी पड़े तो मुझसे नहीं होगा। आई सॉरी सर, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। उनकी बात सुनकर अंबर ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी अंबर, पर इस इंडस्ट्री में तुम्हें हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। ऐसे में तुम कहाँ कहाँ काम छोड़ोगी। जिद मत करो और समझदारी से काम लो। ये सोचो कि इस वक्त ना तो तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह है और ना ही काम। इस जॉब से कम तुम्हें 3 वक्त का खाना और रहने के लिए छत तो मिल जाएगी। अगर इसे छोड़ दोगी तो तुम्हें इतनी जल्दी कोई दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, और वह भी बिना डिग्री बिना पहचान के। यहाँ तो सिर्फ मैं तुम्हारा सच जानता हूँ कि बाकी लोग नहीं। मैनेजर की बात सुन अंबर सोच में पड़ गई। उनकी बात पर पॉइंट तो था, क्योंकि इस वक्त उसके पास ना पैसे थे ना रहने का ठिकाना। कल तो दादी ने उसे रहने के लिए छत दे दी थी, पर रोज थोड़ी कोई दे सकता था, जबकि इस जॉब में तो उसके खाने पीने से लेकर रहने की सुविधा भी थी। अंबर को ऐसी जॉब को सीधे इनकार करने में झिझक हो गई। उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। अंबर ने उन्हें बाय बोलकर फोन कट कर दिया। तारांकन। शौर्य मैनेजर से बात कर कॉल कट किए ही थी कि पीछे से कियारा की आवाज आ गई। शौर्य किस लड़की की बात कर रहे थे, किसे वापस बुला रहे थे तुम? कियारा का सवाल सुन शौर्य उसे घूरते हुए बिना जवाब दिए पलट गया। शौर्य को जवाब न देते देख कियारा ने बात पलट दी और मुस्कुराते हुए चेयर पर पड़े ब्लेजर को उठाने चल दी। शौर्य तुमने बताया क्यों नहीं? तुम पहुंच गए, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ जाती, ना तुम्हें बताना चाहिए था। कियारा ने स्वीट सी स्माइल करते हुए चेयर पर पड़े शौर्य के टाई और ब्लेजर को उठाते हुए कहा, जैसे कोई वाइफ अपने पति से सवाल कर रही हो। शौर्य ने कियारा के इस ड्रामे का कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़ा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। कियारा शौर्य के ब्लेजर को रखने के कबर्ड में खोला तो उसे रखते हुए उसके ब्लेजर में से कुछ आकर उसके पैरों में गिर गई। कियारा ने उठाकर देखा तो उस खूबसूरत से पेंडेंट को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वह दौड़ते हुए जाकर शौर्य के गले लग गई। वो शौर्य, ये तुम मेरे लिए लाए हो, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू, कियारा ने उसके गले लगते हुए कहा। कियारा के हाथों में अंबर का पेंडेंट देख शौर्य ने गुस्से से कियारा के हाथों से पेंडेंट छीनकर चिल्ला गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को छूने की? आइंदा कभी मेरी चीजों को छूना मत कियारा। शौर्य कियारा को खुद से दूर धक्का देते कहा और उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। कियारा खड़ी शौर्य को जाते हुए देखती रह गई। उसे जाते देख वह गुस्से से पैर पटकते हुए चिल्ला उठी, जितना भागना है भाग लो शौर्य, बस एक बार ये सगाई हो गई फिर देखना मैं क्या करती हूँ। दूसरी तरफ एक बार फिर अंबर होटल के बाहर खड़ी थी। वह अपने अतीत से जितना दूर भागने की कोशिश कर रही थी, किस्मत उसे उतना ही उसके करीब लेकर आ गई। वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। उसे बस इतना पता था कि उसे इस वक्त इस काम की जरूरत थी, और शौर्य के यहाँ होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पहले की बात होती तो शायद कुछ और होती, पर अब उसके मन में शौर्य के लिए नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल_स्टोरी_2.6 चैनल पर।
और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।